बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरपोलेशन। बेसिकली इसके इंटरपोलेशन से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूटन्स इंटरपोलेशंस। और न्यूटन्स इंटरपोलेशन में हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन देखेंगे, बैकवर्ड इंटरपोलेशन देखेंगे और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन को डिस्कस करेंगे। सेकेंड इंटरपोलेशन जो हमने डिस्कस करनी है अपने इंटरपोलेशन के चैप्टर के अंदर, वो है गॉसेस इंटरपोलेशन। अब गॉसेस इंटरपोलेशन के अंदर भी हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड और थर्ड गॉसेस फार्मूले को डिराइव करेंगे और इसके थ्रू इंटरपोलेट करके देखेंगे वैल्यू को। गॉसेस इंटरपोलेशन बेसिकली हमारा पढ़ने का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमने स्टर्लिंग फार्मूला, बेसल्स फार्मूला डिस्कस करना है और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ स्टर्लिंग एंड बेसल्स फार्मूला कौन सा होता है, मतलब कहाँ पर स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ किया जाए और कहाँ पर बेसल्स फार्मूला यूज़ किया जाए। और सबसे आखिर में हमने लैग्रांज इंटरपोलेशन को डिस्कस करना है। तो बेसिकली ये है हमारा इनिशियल रोड मैप जिसके थ्रू हम इंटरपोलेशन के चैप्टर को कवर करेंगे। और सबसे लास्ट में मैं एरर एनालिसिस को भी डिस्कस करूंगा, जो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर नहीं लिखा है, बट मैं एंड में आपके साथ जो लास्ट टॉपिक होगा इसमें हम एरर एनालिसिस देखेंगे। राइट, तो ये है हमारा इस टॉपिक का मेन एजेंडा, यानी कौन कौन सी इंटरपोलेशन में डिस्कस करनी है, न्यूटन्स इंटरपोलेशंस, गॉस इंटरपोलेशंस एंड लैग्रांज इंटरपोलेशन। चलें सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मीन्स टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल y, यानी y की आपने डेटा के अंदर से y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, वेयर अ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज गिवन, यानी आपके पास अगर कोई x गिवन है और आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी विद इन द रेंज, राइट, तो उसको हम कहते हैं कि आपने y की वैल्यू को इंटरपोलेट किया। ठीक, मैं अभी आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ y। इंटरमीडिएट वैल्यू हम इसलिए कह रहे हैं कि सपोज हमारे पास कोई पर्टिकुलर रेंज मौजूद है, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपके पास x की एक पर्टिकुलर रेंज है, यानी x जो है वो x से लेकर xn तक आपके पास एग्जिस्ट करता है, और उसके दरमियान कोई x की वैल्यू के लिए आप y कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन कहते हैं। राइट, और अगर हम उस रेंज से बाहर जाकर हम कोई काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक्स्ट्रापोलेशन हमारा एक टॉपिक होगा जिसके अंदर मैं आपको रिचर्डसन एक्स्ट्रापोलेशन के मुताबिक बताऊंगा। राइट, तो ज़रा जल्दी से सेकंड डेफिनेशन को कवर करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ इंटरमीडिएट अननोन वैल्यू y, राइट, इंटरमीडिएट अननोन वैल्यू y कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन x। अगेन यही बात लिखी हुई है कि आपके पास जो है इंटरपोलेशन का मतलब है कि विद इन द रेंज आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू की वैल्यू गिवन होगी, यानी कोई x आपके पास गिवन होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को फाइंड आउट करना विद इन द रेंज, इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। और अगर रेंज से आउट हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो उसको हम अभी फॉर्मली डिस्कस करते हैं कि ये जो बात मैंने आपके साथ की है ये क्या की है। राइट, तो एक जनरल सा आइडिया आपको ज़रूर हो गया। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास ये डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, यानी x0, x1, x2 अप टू xn, यानी कितने डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, यानी आपके पास n+1 वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, वो क्या हैं, फॉर एग्जांपल f of x0, f of x1, सिमिलरली f of xn। ठीक है जी, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक डेटा आपके पास गिवन है जिसके अंदर ये n+1 x वैल्यूज़ हैं और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग n+1 जो है वो x वैल्यूज़ है। अब आप ये सपोज कीजिए कि एक वैल्यू है x की, मैं लिख देता हूँ if there is a value, सपोज कीजिए कि हम उसको x के कह रहे हैं, ठीक है जी, x के, for which of its function क्या होगा, f of x के हो जाएगा, बहुत सिंपल, यूँ लिख लीजिए इसको, ब्रैकेट मैंने गलत बना दिया, ऐसे लिख लीजिए, f of x के is not known। ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल इस डेटा के अंदर दरमियान से आपके पास x की कोई वैल्यू है, हम इसे x के कह रहे हैं, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन यानी f of x के जो है वो अननोन है। ठीक है, तो जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं f of x के को फाइंड आउट करने के लिए, उस टेक्निक को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। ये भी बात हम लिख लेते हैं, ये
बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ. देन द techniques of finding f of xk for a given value of x is equal to xk, where ये जो xk है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, lies in the range of x naught and xn. इसको हम क्या कहते हैं? known as interpolation, राइट. तो वापस से इसको बता देता हूँ मैं आपको. तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं और आपके पास जो है, वैसे इन डेटा पॉइंट्स को एक बात में अभी मुझे और भी याद आ गई है, ये जो x की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो x की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है, और ये जो y की वैल्यूज़ हैं इन्हें एंट्रीज भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये आपको सिर्फ याद रखवाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट. तो सपोज कीजिए कि ये कोई डेटा पॉइंट है आपके पास और आप जो है वो f ऑफ x k यानी x ऑफ k जो है वो आपके पास इस डेटा के अंदर से कोई x ऑफ k गिवन है. ठीक है जी, विद इन द रेंज गिवन है आपके पास, यहाँ पर लिखा हुआ है x नॉट से x a, यानी x के जो आप चूज़ कर रहे हैं वो इसके अंदर है. तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो y की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, इसको हम कहते हैं, जो टेक्निक आप इसके लिए यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है. इसे हम कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस भी कहते हैं. इंटरपोलेशन के ज़रिए आप मिसिंग डेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. यानी इनिशियली जब रिसर्च के अंदर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल होता है तो बहुत कॉमन सी बात है कि बहुत सारा डेटा मिसिंग होता है. तो उस डेटा की मिसिंग वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इंटरपोलेशन की टेक्निक अप्लाई करते हैं. ठीक है जी, तो उसको पहले फुलफिल करते हैं डेटा को और फिर उसके बाद अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं उसके अंदर, राइट. तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई, यानी हमने ये डिफाइन कर लिया कि व्हाट इज़ द इंटरपोलेशन, राइट. तो इंटरपोलेशन हमें समझ में आ गई है. अब ज़रा हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं. यानी इनिशियली अभी हम इंटरपोलेशन एंड न्यूटन्स इंटरपोलेशन स्टार्ट नहीं करने जा रहे, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मली न्यूटन्स इंटरपोलेशन की तरफ चलेंगे. यानी हमारा जो पहला लेक्चर है ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इंटरपोलेशन से रिलेटेड. तो यहाँ पर मैं आपको दूसरी बात बताने वाला हूँ, उसे हम कहते हैं, जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, इसे हम कर्व फिटिंग अप्रोच भी कहते हैं. यानी आपके पास जो है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, जैसे ये डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं. इन डेटा पॉइंट से आप जो है वो कोई कर्व बना रहे हैं और फिर आप जो है वो किसी अननोन x के लिए किसी अननोन y की वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हैं. ठीक है जी, तो ये कर्व फिटिंग अप्रोच भी कहलाती है आपके पास. यानी तो कर्व फिटिंग अप्रोच का मतलब ये है कि वहाँ पर एक पॉलिनोमियल की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसी पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री. मुझे अपने हर फार्मूले के लिए इस पॉलिनोमियल की ज़रूरत पड़ेगी. तो बहुत डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप इसको याद रख लीजिएगा. फिर अगेन वही बात हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो जो x की वैल्यूज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो तो हमारे पास x नॉट है. वही जो वैल्यूज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डेटा पॉइंट्स आपके पास हैं x नॉट, x1, x2 डॉट xn गिवन है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन की वैल्यू है y नॉट, y1, y2. ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो बेसिकली फंक्शन की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है. ठीक है जी, और हम ये सब कह रहे हैं कि ये जो x1, x0 है ये इक्वल स्पेस है, यानी इसे हम कहते हैं इक्वी स्पेस. यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस याद रखना है, अभी आपने फ़िलहाल सेम है. ठीक है जी, तो ये इक्वल स्पेस है. और हम ये कह रहे हैं कि ये जो यानी इक्वल स्पेस होने का मतलब ये भी है कि जो आप xi निकालेंगे, ये xi किसके बराबर होगा, x0 प्लस i h के बराबर होगा. जबकि ये जो i है ये स्टार्ट करेंगे आप 0, 1, 2, 3 से. ठीक है जी, बारी बारी में सारी बातें बताता रहूँगा,
आप इन सारी चीज़ों को देख। तो सपोज़ कीजिएगा ये आपके पास डेटा पॉइंट है और अभी हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि ये इक्वल स्पेस है। सपोज़ 2, 4, 6, 8 तो इक्वल स्पेस है, यानी इनका डिफरेंस सेम है। ठीक है जी। डिफरेंस सेम होने का मतलब ये है कि ये जो एक्स आई है ये एक्स नॉट प्लस आई एच हो जाएगा, राइट। और आई की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3। फॉर एग्जांपल अगर मैं x1 की बात करता हूँ तो x1 का मतलब होगा एक्स नॉट प्लस 1h, यानी एक्स नॉट के अंदर अगर आप h को ऐड कर देंगे तो आपको एक्स नॉट के अंदर h को ऐड कर देंगे तो आपको x1 मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह 2h को ऐड कर देंगे तो आपको x2 मिल जाएगा। ठीक है, जिसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x या y of x to be the polynomial of nth degree in x must passes through all point। हम सपोज कर रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिनॉमियल है जो इन तमाम पॉइंट से पास कर रही है। तो इस पॉलिनॉमियल को इस तरह लिखा जा सकता है और कैलकुलस 2 के अंदर हम इस पॉलिनॉमियल को डिराइव भी कर चुके हैं। तो मेरा अभी मैं अभी इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ। तो इसको सिंपली इस तरह लिखा जा सकता है a0 प्लस a1 x माइनस x नॉट प्लस a2 x माइनस x नॉट x माइनस x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनॉमियल है क्योंकि हम अपने जितने भी फार्मूले बनाने वाले हैं वो इसी पॉलिनॉमियल के थ्रू बनाने वाले हैं। a3 किसके इक्वल होगा? x माइनस x नॉट, x माइनस x1 एंड x माइनस x2। इसी तरीके से जो आपके पास लास्ट टर्म होगी an वो इक्वल होगी x माइनस x नॉट और आखिरी वैल्यू स्पेस थोड़ी सी कम है तो उसको लिख रहा हूँ x माइनस xn माइनस 1, राइट। तो इसको हम कहते हैं nth ऑर्डर पॉलिनॉमियल। बहुत सिंपल है। ये देखें a0 है, ये a1x हो जाएगा, ये a2 x स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरह पॉलिनॉमियल है ये a3 x क्यूब हो जाएगा। और ये बेसिकली इनके दरमियान जो है वो बेसिकली एक डिफरेंस है। अगर आपने टेलर मैक्लॉरन्स पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ी तो मेरा लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर कैलकुलस 2 के सेशन के अंदर, वहाँ पर देख लें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। बट ये एक बेसिक पॉलिनॉमियल है जिसके थ्रू हम तमाम फार्मूलाज जो मैंने या तमाम इंटरपोलेशन के फार्मूलाज जो हैं हम ये ड्राइव करेंगे। तो इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ ये, और आपने इसे याद रखना है, बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। तो ये पहली बात ये हो गई हमारी कि इसे हम कहते हैं nth डिग्री पॉलिनॉमियल। ठीक है। अब आपको ज़रा डिफरेंस टेबल को हम फॉर्म करना सिखाते हैं। अच्छा जी। तो अब ये ज़रा मैं आपको डिफरेंस टेबल का थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। पहली बात ये है कि ये एक सिंपल डिफरेंस टेबल क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको अगर हम कवर कर लेंगे तो हमें इंटरपोलेशन फॉर्म करना आसान हो जाएगा। सिंपल डिफरेंस टेबल का थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो सिंपल डिफरेंस टेबल किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर है कि डिफरेंस निकालना होगा यहाँ पर। तो याद रखना है कि एक ऑपरेटर में यूज़ कर रहा हूँ, उसे हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है जी। दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, दोनों बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं डेल y लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस या फर्स्ट ऑर्डर सिंपल डिफरेंस। सिंपल डिफरेंस का मतलब सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, सिंपल डिफरेंस। ठीक है। और अगर कहीं आपके पास जो है वो आपके पास कहीं डेल स्क्वायर y लिखा होगा तो ऑफ कोर्स इसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर सिंपल डिफरेंस। ठीक है जी। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर, इसी तरीके से nth ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर कहीं डेल वाई n लिखा होगा तो ये आपके पास जो होगा ये कहलाएगा nth ऑर्डर सिंपल डिफरेंस। ठीक है जी। तो ये nth ऑर्डर सिंपल डिफरेंस कहलाता है। एक बात आपने और याद रखनी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस होगा यदि मैं टेबल बनाऊंगा तो उस टेबल में ये फर्स्ट कॉलम में मिलेगा, आपको फर्स्ट कॉलम में होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये आपको मिलेगा सेकंड कॉलम के अंदर और इसी तरीके से ये आपको मिलेगा nth कॉलम के अंदर। ठीक है। ये अभी मैं आपको फॉर्म करके दिखाता हूँ, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल डेल वाई नॉट तो इसका क्या मतलब होगा? डेल वाई नॉट का मतलब होता है सेकेंड वैल्यू y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, याद रखना है आपने। और इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है आपके पास डेल y1 तो डेल y1 का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा y2 माइनस y1, सिंपल डिफरेंस। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हो डेल स्क्वायर वाई नॉट तो इसका क्या मतलब होगा? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, यानी डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट, इसका ये मतलब होगा, राइट। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं, यानी डेल y1 अभी आपको पता है ये इक्वल होगा y2 माइनस y1 माइनस, इसी तरीके से डेल y नॉट इक्वल होगा y1 माइनस y नॉट। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी आगे चलकर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरीके से जहाँ कहीं
डेल स्क्वायर y1 लिखा होगा तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं किसमें, डेल y2 माइनस डेल y1 के अंदर। और डेल y2 का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा y3 माइनस y2, और इसका मतलब होगा डेल y1 का मतलब y2 माइनस y1। इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इनके मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। अब चूंकि न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा पहला टास्क ये होगा कि हम ज़रा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लें, क्योंकि इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल जो है वो, यानी कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्कस करूंगा। फिर अपने सेकंड लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको बताऊंगा कि न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला कैसे बनता है। तो देखें एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम बनाते हैं ताकि आपको ये ज़रा बातें जो हैं वो और अच्छी समझ आ जाएं। तो पहले कॉलम्स बना लें, सॉरी ऐसा हो जाता है, ये फॉर एग्जांपल x हो गए, ये यहाँ पर y बना लें, और यहाँ पर भी आप जो है अपने डिफरेंट कॉलम्स को सेट कर लीजिए। थोड़ा मैं स्पेस आप भी रख लीजिएगा क्योंकि कुछ थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर बतानी होंगी मुझे। अच्छा जी, मैं nth तक डेटा पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, हम nth तक तो जनरलाइज खुद कर सकते हैं और ज़रा खिचड़ी पक जाता है अगर nth तक लिया जाए। तो मैं यहाँ पर थर्ड ऑर्डर तक ले लेता हूँ या फोर्थ ऑर्डर तक ले लेता हूँ ताकि आपको बस समझाना मेरे लिए आसान हो जाए, ठीक है जी। बाकी आप खुद भी लिख सकेंगे, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। चले जी, हम शुरू करते हैं इसको। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस लिखने वाले हैं, और यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस लिखिए। सिंपल, इसे हम कहते हैं सिंपल डिफरेंस टेबल SDT। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ये बाद में याद रहे। इसे हम कहते हैं सिंपल डिफरेंस टेबल। तो सिंपल डिफरेंस हम बेसिकली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सिंपल वैल्यूज़ हैं, जो है सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। अच्छा जी, अब हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक पॉइंट है आपके पास x0, x1, x2, x3, और सपोज़ कीजिए कि x4 तक चले जाते हैं। इसके क्रॉसपोंडिंग y की वैल्यू है y0, y1, y2, y3, अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ये इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लिखा जाना है, राइट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है y1 माइनस y0 के बराबर, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। और डेल की फॉर्म में से हम कैसे लिखते हैं, डेल y0। मैं इसके लिए पेन चेंज करता हूँ ताकि ये मैं आपको बता सकूँ। इसको लिखना होगा डेल y0, ठीक है जी। तो डेल y0 का मतलब क्या होगा, डेल y0 का, इसी को हम फॉरवर्ड डिफरेंस भी कहते हैं। डेल y0 का मतलब ये होगा, ये देख लीजिए y0 है ना, तो ये डेल y0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ठीक है जी। इसी तरीके से इस टेबल को अब हम कंप्लीट करते हैं। तो y1 माइनस y0 क्या होगा, इधर सेकंड डिफरेंस क्या होगा, ये होगा बेसिकली y2 माइनस y1। इसी तरीके से ये डिफरेंस होगा y3 माइनस y1। इसी तरीके से ये डिफरेंस होगा y4 माइनस y1। तो अब आप मुझे ज़रा जल्दी से ये बता दें कि इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो हम डेल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया, इसे लिखने वाले हैं हम क्या, डेल y1। डेल y1 का क्या मतलब होता है, डेल y1 का मतलब होता है y2 माइनस y1, जैसे कभी आपको बताया। इसे हम लिखने वाले हैं डेल y2, इसी तरीके से इसे हम लिखने वाले हैं डेल y3। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस को हम कवर करते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपने इन दोनों के दरमियान में लिखनी होगी, ठीक है जी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली बराबर होगा सेकेंड वैल्यू यानी डेल y1 माइनस डेल y0। इसी तरीके से ये बराबर होगा आपके पास डेल y2 माइनस डेल y1, और ये इक्वल होगा आपके पास डेल y3 माइनस डेल y2, राइट। और सिमिलरली आप मुझे ये बताने वाले हैं कि इसको हम जो है वो इसके लिए पर्पल यूज़ करते हैं। इसको हम डेल की नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर y0, इसे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर y1, और इसे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर y2, ठीक है। उम्मीद है ये अब चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से ज़रा जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। अब जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है उसे हम क्या लिखने वाले हैं, उसे हम लिखने वाले हैं डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0 सॉरी। इसे हम कैसे लिखने वाले हैं, डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1, ठीक है जी। अब ज़रा जल्दी से यहाँ पर भी आप मुझे बता दें कि हम इसे डेल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल क्यूब वाई नॉट, और ये बन जाएगा आपके पास डेल क्यूब वाई वन। सही है। और सबसे आखिरी वैल्यू को हम लिखने वाले हैं, सबसे लास्ट वैल्यू, ये फाइनली क्या होगी आपके पास, ये बन जाएगी आपके पास डेल क्यूब वाई वन सेकेंड वैल्यू माइनस डेल क्यूब वाई नॉट। और फाइनली इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे जी, ये बन जाएगा आपके पास डेल पावर 4n वाई नॉट। ठीक है जी। तो यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये कि जब हम सिंपल डिफरेंस या फॉरवर्ड डिफरेंस की हम बात करते हैं, सिंपल डिफरेंस या फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं, तो सिंपल देखेंगे डेल वाई नॉट, डेल वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट, डेल 4 वाई नॉट, ये सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर इस तरह की बात की जाती है। ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा टेबल बनता है, यानी डेल वाई नॉट का मतलब होता है वाई वन माइनस वाई नॉट। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या सिंपल डिफरेंस टेबल समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम ज़रा जल्दी से डिस्कस करते हैं, और जिन लोगों को ये डिफरेंस टेबल नहीं फॉर्म करना आया वो इसके अंदर सीख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ सिंपल डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा आपके पास मैं बना रहा हूँ, बल्कि हम इसको एक चार्ट की फॉर्म में ही पहले फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे कर ठीक है जी। मैं एक बड़ी पर्टिकुलर लोकेशन पर इसको कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ आ गई आपके पास एक्स वैल्यूज़। कैलकुलेटर ले लीजिएगा, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से ये बन गया 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, 4। ये आपके पास कुछ लाइंस टेढ़ी हो गई हैं, बट आप मेरे ख्याल है कि समझ जाएंगे। ठीक है जी। तो ज़रा जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके पास डेटा गिवन है, डेटा है आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है आपके पास 8, 12, 19, 29 एंड 43। एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, वो ये कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इक्वल स्पेस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये देखें इक्वल स्पेस है। ठीक है। 2, 4, 6, 8 इसके लिए टेबल हम फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस टेबल है डेल वाई, ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपके पास 12 माइनस 8 कर। तो 12 माइनस 8 किसके इक्वल होता है, 4 के। ठीक है जी। इसी तरीके से 19 माइनस 12 किसके इक्वल होगा, 19 माइनस 12 ये 7 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 29 माइनस 19 इक्वल होगा 10 के। इसी तरीके से 43 माइनस 29 इक्वल होगा 14 के। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताएं कि ये वैल्यू है क्या, ये मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसको न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में यूज़ करना है। तो एक्चुअली ये होती है डेल वाई नॉट, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये वैल्यू होती है डेल वाई वन, ये वैल्यू इक्वल होती है डेल वाई टू, और ये वैल्यू इक्वल होती है आपके पास डेल वाई थ्री। जैसे कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, इसी तरीके से ज़रा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस बताइए क्या होगा। इसमें हमने क्या करना होगा, 7 माइनस 4 करना होगा। तो 7 माइनस 4 किसके इक्वल होगा, 3 के। इसी तरीके से 10 माइनस 7 इक्वल होगा 3 के। इसी तरीके से 14 माइनस 10 इक्वल होगा 4 के। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि ये जगह होती है डेल स्क्वायर वाई नॉट, इसे हम कहते हैं डेल स्क्वायर वाई वन, और इसे हम कहते हैं डेल स्क्वायर वाई टू। ठीक है जी। इसी तरीके से ज़रा थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कंप्लीट करते हैं, डेल क्यूब वाई। तो डेल क्यूब वाई 3 माइनस 3 0 के इक्वल होगा, और 4 माइनस 3 जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो टेक्निकली अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है डेल की फॉर्म में, तो ये बनेगी डेल क्यूब वाई नॉट, और ये वैल्यू बनेगी डेल क्यूब वाई वन। और सबसे लास्ट में अगर आपसे पूछें कि डेल 4y क्या होगा, तो 1 माइनस 0 1 के इक्वल होगा। और अगर हम इसे डेल की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डेल 4y नॉट। तो उम्मीद है कि आपको सिंपल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा। ठीक है जी। तो इसको हम सिंपल डिफरेंस टेबल भी कहते हैं, या हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं सिंपल डिफरेंस टेबल की। टेक्निकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस और दूसरा होता है बैकवर्ड डिफरेंस। अभी हमने सिंपल डिफरेंस टेबल के अंदर जो टेबल फॉर्म किया है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है जी। एक बात और याद रखनी, ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए, क्योंकि हम इसको भी ज़रा फॉर्म कर लें। तो हमने सिंपल डिफरेंस टेबल यानी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने फॉर्म कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं सिंपल डिफरेंस टेबल और या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को भी थोड़ा डिफरेंट डिस्कस कर लेते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, क्योंकि
जब हम फार्मूला डिराइव कर रहे हों तो हमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर फेस ना करनी पड़े, इसीलिए हम एक ही दफ़ा यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है जी, तो चलिए हम ज़रा बनाते हैं, ये अपना एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर और आपको डिटेल से समझाते हैं कि क्या होता है सिंपल डिफरेंस टेबल। तो ये बन गई आपके पास x, यहाँ पर आ गई आपके पास y की वैल्यूज। ठीक है जी, ये तो आपके पास है। और इसी तरीके से आप जो है वो 1 2 3 4 ठीक है जी, ये बन गया आपके पास सिंपल टेबल। चलिए जी, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास x है, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास है y, राइट। तो यहाँ पर हम जो है वो जो है फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, तो उसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं, याद रखें बैकवर्ड डिफरेंस के लिए नोटेशन हम ये यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड डेल और नेबला, NEBLA। ठीक है जी, तो ये हम नोटेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस आएगा और यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आएगा, राइट। अगर हमारे पास डेटा पॉइंट जो है वो x0, x1, x2, x3, x4 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y0, y1, y2, y3 एंड y4 है। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है ऑफ कोर्स वो इस तरह लिखा जाएगा। देखें ये सिंपल डिफरेंस ही रहता है, यानी इसमें डिफरेंस वही रहेगा। इस बात को आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि अक्सर जो गड़बड़ होती है वो ये कि लोग इसको चेंज कर देते हैं कि पहले मैंने y1 में से y0 को माइनस किया था तो y0 में से y1 को माइनस कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना आपने, इसका फार्मूला तो यही होता है y1 माइनस y0, वही जो पहले पढ़ा था, यानी y2 माइनस y1 यानी y3 माइनस y2 यानी y4 सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू y3, राइट। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको लिखा इस तरह जाता है, यानी डेल पहले क्या होता था y0 होता था, अब ये y0 नहीं बल्कि ये y1 होता है। ठीक है जी, तो डेल की फॉर्म में ये इस तरह लिखा जाता है y1। तो क्या ये पॉइंट आप समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी डिफरेंस टेबल बिल्कुल सेम बनेगा बट ये डेल वाली फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। जब फॉरवर्ड डिफरेंस की हम बात करते हैं तो ये जो y1 माइनस y0 है इसे हम लिखा जाता है डेल y0। जब हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो ये जो y1 माइनस y0 है इस वाले लोकेशन पर जो भी वैल्यू होती है इसे हम इन्वर्टेड डेल y1 कहते हैं। ठीक है, आगे चलकर देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर है। इसी तरीके से आप मुझे बताएं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी डेल y2। सिमिलरली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी डेल y3। इसी तरीके से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी डेल y4, राइट। चलिए जी, ज़रा सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। अब ये जो डिफरेंस है इन दोनों का यकीनन इसके दरमियान में लिखना होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जी जनाब, तो ये वैल्यू आप कैसे ये जो वैल्यू है ये कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से ही लिखना है आपने, तो डायरेक्ट मैं येलो से ही लिख देता हूँ उसको। हाँ जी, इन दोनों का आपने डिफरेंस लिखना होगा, बिल्कुल वैसे ही सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये बनेगा एक्चुअली आपके पास, बल्कि मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर ही लेता हूँ कहीं कंफ्यूज ना हुआ। हाँ जी, ये बनेगा अगेन सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से ये बनेगा आपके पास डेल y3 माइनस डेल y2। इसी तरीके से ये बनेगा आपके पास, मैं अभी इसको डेल कह रहा हूँ बट आप इसको इन्वर्टेड डेल कहिए, डेल y4 माइनस इन्वर्टेड डेल y3। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इसको कैसे लिखने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स आप इसको लिखने वाले हैं, पहले आप इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे और दूसरा ये कि यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आती है, राइट। और जब हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो देख रहे हैं ये फर्स्ट वैल्यू। तो इसी तरीके से हमने y2 लिखना होगा, डेल y2। इसी तरीके से इसको लिखना होगा आपने इन्वर्टेड डेल स्क्वायर y3, और इसी तरीके से इसको आपने लिखना होगा इन्वर्टेड डेल स्क्वायर y4। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। और अगर इनकेस किसी किस्म की कोई इशू हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा आप उसको। अब अच्छा, अब मैं इसको फर्दर जो है ना वो डायरेक्ट
येलो से ही लिख रहा हूँ डेल वाली नोटेशन में। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेने वाला हूँ, यानी डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y4। तो अब आप मुझे बताइए कि इसको हम कैसे लिखेंगे। पहले तो इसको हमने डेल क्यूब लिखना होगा, और ये एक्चुअली लिखा हुआ है y3 माइनस y4, तो इसे आपने लिखना होगा डेल y3। इसी तरीके से इससे लिखना होगा डेल क्यूब y4। और इसी तरीके से जब हम इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे, तो ये y4 माइनस y3 बन जाएगा। ठीक है, तो y4 माइनस y3 का क्या मतलब होगा, जब आप लिखेंगे तो ये डेल 4y y4 एक्चुअली ये y4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करते हैं तो ये वाली जो पूरी रो है ये डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0 डेल y4 y0 रहती है। लेकिन जब हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो ये फार्मूला है, यानी डेल y4 डेल स्क्वायर y4 डेल क्यूब y4 डेल 4, ये इस तरह यहाँ पर वैल्यू सेम रहती है। ठीक है जी। एक बात मैं आपको और यहाँ पर बताता चलूँ कि यूजली न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन उस वक्त लगाते हैं जब आपके पास जिन वैल्यूज़ को इंटरपोलेट करना होता है वो यूजली फर्स्ट इंटरवल में होती हैं, राइट। अगर लास्ट इंटरवल में होती हैं तो बैकवर्ड डिफरेंस उसके लिए सूटेबल होती है, और अगर मिडिल में कोई किसी वैल्यू को इंटरपोलेट करना होता है तो उसके लिए सेंट्रल डिफरेंस टेबल यानी न्यूटन्स गॉस इंटरपोलेशन का फार्मूला जो होता है वो बेस्ट होता है। मैं आगे चलकर आपको उसको बताता रहूँगा। ठीक है जी। तो देखें ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनते बिल्कुल ऐसे तरीके से हैं, लेकिन ये जो डेल वाली नोटेशन है नोट करें ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया है तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया। ठीक है जी, तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म करना आ गया। एक आखिरी बात आज के लेक्चर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं, एक और ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम कहते हैं, इसको हम यूँ कह लेते हैं अदर डिफरेंस ऑपरेटर। ये भी यूज़ होते हैं इंटरपोलेशन के अंदर। कहाँ यूज़ होते हैं अभी आपको बताते हैं। अदर डिफरेंस ऑपरेटर, अदर डिफरेंस ऑपरेटर के अंदर हमने एक ऑपरेटर हमने और पढ़ना है, और इस ऑपरेटर को हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है जी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं पहले से आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी ये कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स आपका कवर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। अब ज़रा गौर से समझिएगा कि ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। जी ज़रा फोकस कीजिए। शिफ्ट ऑपरेटर, सपोज कीजिए कि पहली बात ये कि शिफ्ट ऑपरेटर को कैपिटल ई से, यानी दो ऑपरेटर मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। एक ये कहलाता है डेल ऑपरेटर, इसे फॉरवर्ड डिफरेंस में हम यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है जी। इसी तरीके से ये कहलाता है इन्वर्टेड डेल ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं नेबुला, यानी इन्वर्टेड डेल ऑपरेटर, राइट। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शिफ्ट ऑपरेटर। याद रखें कि जब शिफ्ट ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो फंक्शन में शिफ्टिंग परफॉर्म हो जाती है, यानी ये जो फंक्शन होता है ये x से आगे चलकर x प्लस एच बन जाता है। ठीक है, बहुत आसान हो गया। इसी तरीके से अगर कहीं ई स्क्वायर यानी डबल शिफ्टिंग परफॉर्म करनी हो फंक्शन के ऊपर तो कुछ नहीं होता, बट फंक्शन के ऊपर ये x प्लस 2h हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये x3 ऑफ f ऑफ x क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा f ऑफ x प्लस 3h। ठीक है, तो ये आपके पास। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं कि इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या होगा, यानी ई के ऊपर पावर -1 हो तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस h। ठीक है, तो आपको क्या ये पॉइंट समझ आ गया है, तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम देखने वाले हैं बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर। मैं यहीं पर इसको परफॉर्म करता हूँ ताकि आपके बिल्कुल साथ साथ ही रहे। यहीं पर देखते हैं इसको। हाँ, मैं एक रिलेशन परफॉर्म करने वाला हूँ बिटवीन, चलिए ये बात भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डेल ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है जी, तो ज़रा ये डिफरेंस को हम देखते हैं यहाँ पर कि इस डिफरेंस का क्या मतलब है। देखिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस डिफरेंस को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा हुआ है डेल वाई, तो अभी आपको बताया था डेल वाई का क्या मतलब होता है। डेल वाई या डेल वाई कह लें आप इसे, या डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स कह लें, एक ही बात है। तो डेल वाई का मतलब होता है y2 माइनस y1। ठीक है, या डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू को अगर आप लिखना चाहें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कर भी लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है। तो आपने बताया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर होता है ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उसको आप जो है वो ई ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं।
एंड देन माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। और टेक्निकली अगर इसमें से e -1 लिख लिया जाए कॉमन लेकर और एफ ऑफ एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो ये आपके पास डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, टेक्निकली ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है, एक फार्मूला बन गया। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि डेल और ई में क्या रिलेशन है, तो डेल और ई का आपको रिलेशन समझ में आ गया कि डेल जो होता है वो बेसिकली e -1 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि इसका यूज़ कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर इसके ऊपर सपोज पावर n लगा दी जाए, पावर n कर दी जाए तो यहाँ पर भी इसकी पावर n हो जाती है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस फार्मूले को हम कई दफ़ा यूज़ कर रहे होंगे, बार बार यूज़ करेंगे इस फार्मूले को। ठीक है जी, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि इस शिफ्ट ऑपरेटर का पर्पस कहाँ पर है। तो चलें ज़रा इसको देखते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपसे ये कहते हैं कि कंप्यूट द सेकंड एंट्री ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, ऑफ कोर्स एक डेटा के अंदर से। तो सेकेंड एंट्री ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंस का मतलब होता है यानी थर्ड ऑर्डर डिफरेंस ही आ गया और उसकी आपको चाहिए कौन सी एंट्री, सेकेंड एंट्री। तो पहली एंट्री जो होती है उसकी x0 होती है और सेकेंड एंट्री जो होती है आपके पास x1 होती है। तो आपने एक्चुअली ये कैलकुलेट करना है और ये मैं ऊपर कैलकुलेट करवा भी चुका हूँ आपको। ठीक है, तो आपने इसके लिए कौन सा रिलेशन यूज करना है, बाय यूजिंग रिलेशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कौन सा, डेल n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e -1 पावर n एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो इस प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम ये है कि मैं कंप्लीट डिफरेंस टेबल नहीं बना रहा हूँ। एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कंप्लीट डिफरेंस टेबल बनाए बगैर भी आप ये काम कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज़ करते हुए। अब ये कैसे यूज़ करना है ज़रा सीखते हैं। डेटा हमारे पास, डेटा पॉइंट्स वही हैं जो अभी मैंने आपको दिए थे, मैं फिर भी आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि x की जो वैल्यूज़ हैं और y की जो वैल्यूज़ हैं, x आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 8, 12, 19, 29 एंड 43। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली आपके पास डेटा पॉइंट और आपसे कहा जा रहा है डेटा पॉइंट। नहीं भी बनाऊंगा तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ चुके हैं। तो ये आपके पास बेसिकली डेटा पॉइंट और आपसे कहते हैं कि आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपसे कहते हैं कि आपने डेल क्यूब ऑफ y1 कैलकुलेट करना है और आप टेबल भी फॉर्म नहीं करना चाह रहे। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल क्यूब है बेसिकली। तो क्यूब होने का मकसद ये है कि आपने इस रिलेशन में n की जगह 3 अप्लाई कर देना है। तो पुट n इज इक्वल टू 3। तो जब n की जगह 3 अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास डेल 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e -1 पावर 3 एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास डेल 3 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स बेसिकली आपको क्या चाहिए, y1 चाहिए। ठीक है जी, तो y1 का मतलब होता है एफ ऑफ x1 रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, यानी y1 y0 का मतलब होता है एफ ऑफ x0। कई तरीके हैं लिखने के। इसी तरीके से y1 का मतलब होता है एफ ऑफ x1, ये आपको रिक्वायर्ड है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास e -1, इसको जब आप फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे a - b होल क्यूब के, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab n -1। ठीक है जी, और ये एफ ऑफ x1 आउटसाइड रहेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल यहाँ पर ये करना है कि इस पर एफ ऑफ एक्स को सब पर अप्लाई कर दें। तो जब आप एफ ऑफ एक्स को सबके लिए अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स माइनस 3 स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ x1 लिखा हुआ है, एफ ऑफ x1 प्लस 3e एफ ऑफ एक्स एंड माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछने वाला हूँ कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो ज़रा इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं तो आपको शायद ये बात अच्छी समझ में आ जाएगी। इसके लिए हम यहाँ चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कहीं लिखा हुआ है e ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो e ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अच्छा जी, एच क्या होगा इसके अंदर,
तो इस डेटा पॉइंट के अंदर से h फाइंड आउट करने के लिए आप आसानी से 4 में से 2 माइनस कर दें तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, h की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पर h हो गया 2। तो सपोज अगर आपको e ऑफ f ऑफ x चाहिए तो e ऑफ f ऑफ x क्या बन जाएगा, यानी अगर आपसे पूछते हैं कि e ऑफ f ऑफ x1 रिक्वायर्ड है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा f ऑफ x1 प्लस h। और आप इसको फर्दर कैसे ले सकते हैं, f ऑफ x1, तो x1 की वैल्यू होगी आपके पास, ये आपके पास x0 और x1 की वैल्यू है 4, तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, इसे आप लिख सकते हैं 4 + 2, यानी ये बन जाएगा आपके पास f ऑफ 6। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कहते हैं कि आप बताइए कि e स्क्वायर f ऑफ x क्या होगा, e स्क्वायर f ऑफ x नहीं, f ऑफ x1 क्या होगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ x1 प्लस 2h लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा f ऑफ x1 4 के इक्वल है, और 2h 2 × 2 यानी ये आपके पास बन जाएगा f ऑफ 8। तो अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए भाई बहुत आसान है, e के ऊपर जो भी पावर है उसको h से मल्टीप्लाई कर दें। तो फॉर एग्जांपल 2 × 2 ये हो जाएगा 4, और उसमें x1 को आप ऐड कर दें, और x1 कितना है 4, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलो यही चीज़ अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कैसे, ये जो e के ऊपर पावर है इसको h से मल्टीप्लाई कर दें, तो h कितना है आपके पास 2, तो 3 × 2 = 6, और उसके अंदर x1 को ऐड कर दें, x1 कितना है 4, तो 3 × 2 = 6 + 4 ये बन जाएगा f ऑफ 10, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये f ऑफ 10 हो गया, -3 टाइम्स e स्क्वायर, राइट, e स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 + 4 8, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 8। इसी तरीके से ये बन जाएगा 3 इसको मैं ज़रा कर दूं जी, इस तरीके से ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 6। अब ये f ऑफ 6, अब ये f ऑफ 6 कैसे होगा, ये तो अभी मैंने कैलकुलेट कर आपको दिखाया है जी जनाब, ये तो अभी मैंने कैलकुलेट किया है, देखेंगे कितना है, ये f ऑफ 6 बन रहा है इसका, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 6 एंड माइनस f ऑफ x1, यानी f ऑफ, ये भी x1 लिखा हुआ है, ये भी x1 है, और ये आ जाएगा f ऑफ, ठीक है जी। इन सब की वैल्यूज़ को आप यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास f ऑफ x0 है, f ऑफ x1 है, f ऑफ x2 है, f ऑफ x3 है, f ऑफ x4 है, तो इनकी वैल्यू आप गलत बता दिया मैंने आपको, ये f ऑफ x2 का आंसर 8 है, f ऑफ x4 का आंसर 12 है, f ऑफ 6 का आंसर 19 है, f ऑफ 8 का आंसर 29 है, f ऑफ 10 का आंसर 43 है। तो ये आप वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लग इन कर दें उस डेटा टेबल को देखते हुए, तो ये बन जाएगा आपके पास 43 - 3 × 29 + 3 × 19 - 12। तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट है सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बन जाएगा कि जो डेल्टा y³ ऑफ 1 है ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1, राइट। अब क्या ये आंसर ठीक है, अभी हमने ये डेटा टेबल भी कंप्लीट किया था, इसी प्रॉब्लम को हमने पहले भी अटैम्प्ट की थी, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब बनाया था और एक सैम्पल प्रॉब्लम आपको करवाई थी, तो उस सैम्पल प्रॉब्लम के अंदर ये देखिएगा, ये देखिए इस डेल्टा³ यही सैम्पल प्रॉब्लम थी, चेक कर लीजिएगा। तो डेल्टा³ y1 1 के इक्वल है, तो आपने ये पूरा टेबल फॉर्म नहीं करना पड़ा, आप इस टेबल को फॉर्म किए बगैर ही जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली। तो इस शिफ्ट ऑपरेटर का एक फ़ायदा तो ये है कि आपको डेटा टेबल फॉर्म नहीं करना होता और उसके बगैर भी आप काम कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ताकि इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें। इसमें आपसे कहते हैं कि फाइंड द मिसिंग एंट्री। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके कवर हो जाएंगे। फाइंड द मिसिंग एंट्री दैट इज f ऑफ 5, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इन द फॉलोइंग डेटा, और इसके लिए यूजिंग रिलेशन, बाय यूजिंग रिलेशन क्या यूज करनी है, डेल्टा n f ऑफ x is equal to e - 1 पावर n f ऑफ x, ठीक है जी। तो वापस आपने इसी रिलेशन को यूज करना है। तो
इसी रिलेशन को यूज़ करना है और ये मैं चार्ट बना देता हूँ आपके लिए, डेटा चार्ट, डेटा टेबल हम बना लेते हैं। यानी ये आपको एक नई एप्लीकेशन पता लग जाएगी कि हमने ये शिफ्ट ऑपरेटर क्यों पढ़ा है। ये x एंड f ऑफ x 1 ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया x और ये बन गया आपके पास y यानी f ऑफ x 1 3 5 7 एंड 9 और यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 5 8 और ये वाली वैल्यू मिसिंग है आपके पास 16 एंड 20। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी आप अपना डेटा टेबल नहीं बना सकते, अपना टेबल नहीं बना सकते। आप अपना डेटा टेबल नहीं बना सकते हैं। और सेकंड ये कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू इंटरपोलेट करनी है तो ऑफ कोर्स पहले डेटा टेबल आपको बनाना होगा और डेटा टेबल को बनाने के बाद और डेटा टेबल फॉर्म करने के बाद आपने जो है वो इस वैल्यू को कंप्यूट करना होगा। ठीक है जी। तो आप देखें ये वैल्यू यानी डेटा टेबल उस वक्त तक आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास ये मिसिंग वैल्यू ना हो। तो देखिए अब ये मिसिंग वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाएंगी। ठीक है, तो इसी रिलेशन को यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पर डेटा पॉइंट है 1 2 3 4, तो n की वैल्यू जो है इस प्रॉब्लम के अंदर 4 असाइन कर लें और इसको आप जो है वो कर दें। तो आप इसको लिखें n इज़ इक्वल टू 4। ज़रा वीडियो थोड़ी लेंथ बढ़ गई है तो मैं ज़रा जल्दी से इसको परफॉर्म करता हूँ। डेल पावर 4 और इसको आप अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो y0 शुरू कर लें। अगर दो वैल्यूज मिसिंग हैं तो y1 y0 और y1 दोनों ले लीजिए और ये बन जाएगा डेल पावर 4 f ऑफ x0 और इसको इक्वेट कर लें 0 के बराबर। इसको हम क्यों इक्वेट कर रहे हैं 0 के बराबर? इसको 0 के बराबर इक्वेट करने का पर्पज़ ये है कि हम इन तमाम पॉइंट से मिलकर जो है वो एक पॉलिनॉमियल डिज़ाइन कर रहे होते हैं और हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट भी जो है वो पॉलिनॉमियल पे ये वाला पॉइंट भी पॉलिनॉमियल पर मौजूद है और ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, तो इसको हमने इस तरह लिख दिया। जी जनाब, तो इसको हम फर्दर कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि ये रिलेशन इसके बराबर होती है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं e-1 पावर 4 देन f ऑफ x0 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर बाइनॉमियल थ्योरम लगा लीजिए और इसको एक्सपेंड कर लीजिए। बाइनॉमियल नहीं करना चाहें तो आप इसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बन जाएगा e पावर 4 f ऑफ x0 1 के इक्वल है माइनस 4 e पावर 3 f ऑफ 1 प्लस 6 e स्क्वायर f ऑफ 1 माइनस 4e f ऑफ 1 and प्लस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? h की वैल्यू तो 2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 ये बन जाएगा आपके पास f ऑफ 9। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 7, ये हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 5। इसी तरीके से ये माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 3 और ये प्लस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये 3 है, इसको आप h से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टू द 6 प्लस 1 f ऑफ 7 हो जाएगा। h आपको पता है h की वैल्यू यहाँ पर 2 के इक्वल है, जैसे डेटा पॉइंट में आप देख सकते हैं। सारी वैल्यू को प्लग इन कर दें। जब सारी वैल्यू को आप प्लग इन कर देंगे तो ये बन जाएगा 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 5 तो हमें मालूम नहीं है ना, तो ऑफ कोर्स f ऑफ 5 तो हमारा अननोन रहेगा। f ऑफ 5 माइनस 4 f ऑफ 3 का आंसर है 34 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसी तरीके से ये हो जाएगा 5। सब कुछ सिंप्लीफाई करें और f ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लें। तो मैं ज़रा जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स पे इसको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लीजिए। f ऑफ 5 माइनस 32 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 6 multiplied by f of 5 is equal to 72 and then finally f of 5 is equal to 12। तो यहाँ पर f of 5 की जो वैल्यू है वो आपके पास 12 निकल आई है, राइट। तो इस तरह आप जो है अगर आपके पास डेटा के अंदर कोई
वैल्यू इनिशियली मिसिंग है तो पहले आप उसकी वैल्यू को, और ये 12 ठीक है, ये क्योंकि 8 और 16 के दरमियान आपके पास वैल्यू है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू कोई अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। जब तक आप ये अननोन वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो अपना डेटा चार्ट कंप्लीट नहीं कर सकते और आप इंटरपोलेट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल आपके लिए होम टास्क है, और ये बिल्कुल लास्ट एग्जांपल है। एक डेटा टेबल आपको बना रहा हूँ, फाइंड 2 मिसिंग वैल्यूज in the following table, in the following data, ठीक है जी। तो एक डेटा बना लेते हैं हम यहाँ पर, एक डेटा चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारी लाइन, ये आपके पास x और y की वैल्यूज होगी, 1 तो ये आपके पास मैं यहाँ पर डेटा वैल्यूज़ को लिखने वाला हूँ। ये ईयर्स हैं और ये आपके पास है पॉपुलेशन। तो 1980 में पॉपुलेशन जो है वो 63 मिलियन हो सकती है, 1981 में पॉपुलेशन जो है वो 91 मिलियन है, 1982 में पॉपुलेशन 121 मिलियन है, 1983 की पॉपुलेशन मिसिंग है जो आपने फाइंड आउट करनी है, 1984 में पॉपुलेशन 167 मिलियन है, 1985 में पॉपुलेशन 201 मिलियन है और 1986 में पॉपुलेशन अननोन है, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पर जो है वो 2 अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। सिर्फ हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 डेटा पॉइंट हैं, तो टेक्निकली आपने यहाँ पर n की वैल्यू को 5 असाइन करना है और इस तरीके से 2 इक्वेशंस बनानी है। कौन कौन सी? एक del 5 f of x नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन बनानी है, और एक इक्वेशन आपने कौन सी बनानी है? del 5 f of x1 इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो इनको आप जो है वो फिर अगेन आपके पास कौन सी नोटेशन है? e-1 पावर 5 f of x नॉट इज इक्वल टू 0 से सॉल्व कर आप एक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, और दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? e-1 पावर 5 f of x1 इज इक्वल टू 0 से सॉल्व कर एक वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर आपने यूज़ करना है और इन वैल्यूज़ को डिटरमिन करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको, यानी बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बाकी लेक्चर्स को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की तरफ चलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।